students, good morning. I am Mrs. Anita Malu from NCMS School झापुआ। बच्चों, आज हम व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके पहले पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा माने जिन शब्दों को हम बोलकर, लिखकर या सुनकर प्रकट करते हैं, हम अपने भावों को, विचारों को, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने प्रकार थे हमने पढ़े थे ना, 3 थे, पर हम सिर्फ 2 प्रकार के बारे में जानेंगे। 3 प्रकार में कौन सा? एक तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक माने जिसे हम बोलकर और सुनकर प्रकट करते हैं, जैसे वाद विवाद, बातचीत वगैरह। लिखित में लिखकर और पढ़कर हम प्रकट करते हैं। और जैसे कि हम कहानी लिखना, पत्र लिखना, ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। और सांकेतिक भाषा में जब हम इशारों के द्वारा करते हैं, जैसे किसी को चुप रहने के लिए कि बहुत आवाज हो रहा है, शोर हो रहा है, तो हम कहते हैं, इशारा करते हैं चुप, इस तरीके से, ऐसे। फिर उसके बाद हम भाषा में बोली, प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा का भी उल्लेख किया गया था, जो हमने पढ़ा था। और लिपि मतलब कुछ निश्चित शब्दों को, निश्चित वर्णों के बनावट को क्या कहते हैं? चिन्हों को लिपि कहते हैं। और उसके बाद हमने व्याकरण के बारे में, व्याकरण एक ऐसा विषय है कि जो किसी भी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना मतलब भाषा अधूरी है। इसलिए व्याकरण मतलब भाषा को शुद्ध करता है। व्याकरण के हमने पढ़े थे 3 विभाग होते हैं, एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जब हमने कहा था कि इसके आगे अब जब हम पाठ पढ़ेंगे तो ये व्याकरण के विभागों के पाठ है जो पढ़ेंगे। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 2, वो है वर्ण विचार, जो व्याकरण के विभाग का पहला विभाग है। वर्ण विचार। वर्ण माने आप बताएंगे, जैसे कि स्वर और व्यंजन में से कोई से भी अक्षर ले लो। स्वर में से अ लिया, ए लिया, और वैसे ही व्यंजन में से हम क लेंगे, म लेंगे, त लेंगे, तो ये वर्ण हो गए। और अब एक वर्ण तो वर्णों का समूह, स्वर और व्यंजनों के वर्णों का समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसी तरीके से जैसे कि हम शब्द किसी शब्द को बनाएंगे, तो जैसे म लिया, ह लिया और ल लिया, उनको जोड़ेंगे तो म, ह, ल, वैसे अलग अलग वर्ण हुए। म को अलग वर्ण है, ह और ल, फिर उन जोड़ के अपन एक शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार जब हम मतलब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण एक वो भी होता है और दूसरा वर्ण माने रंग भी होता है। यहाँ पर हम भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है और इसी से हम शब्द बनाते हैं। जैसे आपको मैंने अभी महल का उदाहरण दिया था। और यहाँ पर आपको देखो वर्ण विच्छेद करके दिया, अलग अलग वर्णों का विच्छेद करके दिया है। उसको हम फिर ये एक करके शब्द बनाया, तो गुलेल, मोती, हथेली, है ना। उसके बाद भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अलग दिए। वर्णमाला जो मैंने आपको बताया कि स्वर और व्यंजनों को समूह है, ये हम समझ लेंगे। पर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, 48, जिसमें स्वर और व्यंजन, स्वर 11 है और व्यंजन कितने हैं? स्वर 11 है, जो हम अ से अह तक, और व्यंजन कितने हैं? 52, जो क से लेकर ये ज्ञानी तक होते हैं, जिसमें वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी
बाहर निकलती है उसे हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। माने हम जब बोलते हैं तो तो मुंह खुल कर बोलता है तो उसमें हवा बाहर निकल आ ई उ, तो ये सारे शब्द स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से सीधी बाहर निकलती है, इसे स्वर कहते हैं। और वर्णों के दो भेद होते हैं, कितने? स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम समझे। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, ऐसे व्यंजनों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसमें क्या क्या आता है? ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और रू, ये बहुत जल्दी बोला जाते हैं। फिर दीर्घ स्वर, जितना टाइम ह्रस्व स्वर में लगता है उससे दुगुना माने डबल टाइम लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनमें आपने भी देखा, आप बोल कर देखना तो पता चलेगा कि जितना टाइम हमने ह्रस्व स्वर बोलने में लगाया उससे डबल टाइम दीर्घ स्वर बोलने में लगाया। ऐसा कैसा? इसका तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। तो जितना टाइम ह्रस्व स्वर में लगता है उससे 3 गुना टाइम लगता है इसमें। और दीर्घ स्वर से भी मतलब डबल टाइम लगता है इसमें। तो प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर, माने ह्रस्व स्वर से 3 गुना लगता है और जितना टाइम हमको ह्रस्व स्वर बोलने में लगता है उतना ही टाइम और उसमें दीर्घ स्वर में बढ़ जाता है तो 3 गुना हो जाता है। तो यह संख्या में एक ही है। इसे लिखते समय स्वर के बाद अंग का चिन्ह लगाया जाता है जिसे ओम का उच्चारण कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है जो जिनके लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। यहाँ दिया गया है, ये सारे स्वर है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ और औ। अब इनकी ये सारे की मात्रा है नीचे। आ की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा है, बड़े ई की है, छोटा ऊ की है, बड़ा ऊ की है, रूसी की है, ए की है, ऐ की है, ओ की है और औ की है। अब उसी में यहाँ मात्रा ये लगा दिया गया। मात्रा लगाकर जैसे ग में दिया, इसकी जगह आप का भी लिख सकते हैं, का। तो का से हम शब्द बनाएंगे काम। फिर यहाँ पर क से दिया तो कम, है ना। इसी तरीके से जैसे इसमें कमीज, इस तरीके से हम इन सभी मात्रा के शब्द बना सकते हैं। जैसे इसमें ग से गगन, गा से गाजर, गी से गिटार, गी से गीत, ये छोटा ई और बड़ा ई। अब ये छोटा ऊ गुलाब और बड़ा गु, तो गुदा और ग्रू, रूसी की मात्रा तो ग्रू, और ए की मात्रा गेहूं, गई तो गैस, और गो से गोबर और गो से गौरव। इस तरीके से हम यहाँ पर मात्रा, उसके चिन्ह और उसके वर्ण में उस मात्राओं को लगाया, वो देखा और उसके शब्द बनाए, ये देखा। अब दूसरा वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। उसके बारे में, जिन वर्णों को उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ये बिना स्वर की सहायता से मतलब नहीं बोला जाता है, इसमें स्वर की आवश्यकता होती है, इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों से रुक कर बाहर आती है। जैसे कभी कोई शब्द बोलते हैं तो कभी ऊपर हमारे तालू पर चढ़ती है, कभी दोनों होंठ को मतलब मिलाकर बोलना पड़ता है, कभी दांत और उससे बोला जाता है, कभी जीभान और उसका मिलन होकर बोला जाता है। इसी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन के कितने भेद है? 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर हम
स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। माने हमारे मुख में हम जब ये व्यंजन बोलते हैं क से लेकर कहाँ तक है, म तक के, तो अलग अलग भागों से कभी किसी में जैसे हम क बोलेंगे तो अंदर हमारी जीबान और ऊपर का तालु दोनों मिक्स है। ख तो ख हमारे स्वर गले के या स्वर के वहां से बोला जाता है। ग तो ग में भी हमारी जीबान और तालु मिक्स होती है। जैसे म तो दोनों होठ का म, तो दोनों होठ हमारे मिलते हैं। इसी प्रकार हमारे मतलब अलग अलग भागों के मुख के अंदर के अलग अलग भागों से मतलब स्पर्श होता है, माने दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होते हैं, माने स्वर और व्यंजन दोनों के बीच के होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कितने हैं? 4, य, र, ल और व। तो ये कौन से है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म माने आप एक छोटा सा गर्भ, जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर माने बाहर निकलती है, जैसे हवा के रूप में। तो वो हवा कैसी रहती है? थोड़ी सी हल्की सी गर्म, इसलिए ऊष्म पैदा करती है। ऊष्म पैदा करना माने वो थोड़ी सा मतलब गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है। स, प, स, ह। तो ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। व्यंजन के इन 3 भेदों के अतिरिक्त कुछ व्यंजन और भी है जो इस प्रकार है। संयुक्त व्यंजन, जिसमें 2 व्यंजनों को मिलकर बनता है, या तो दोनों व्यंजन समान हो या विभिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो समान रहते हैं व्यंजन उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पर संयुक्त व्यंजन में भिन्न भिन्न अलग अलग व्यंजनों के संयोग से मिलने से जो बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क प्लस स, तो क्या बना? क्षत्रिय का। और यहाँ पर उदाहरण में दिया आपको कक्षा, क्षमा, पक्ष, त, धन, र, तो त्र हुआ, तो त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिदेव, ज और इया को मिलकर ज्ञ बनता है। ज्ञानी, विज्ञानी, ज्ञातव्य, स, धन, र, तो श्र हुआ, श्रमिक, फिर श्रावक, श्रम। ये किसके उदाहरण हुए? हमारे संयुक्त व्यंजन के। इसमें संयुक्त व्यंजन में 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं, जिनका दोनों का मिलकर जो शब्द बनता है उसे अक्षर मतलब 2 व्यंजनों को मिलकर एक अक्षर बनता है, उससे हम ये उदाहरण में शब्द समझाएंगे। द्वित्व व्यंजन, जो व्यंजन 2 समान या एक जैसे व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। माने 2 व्यंजन समान होना या एक जैसे व्यंजन होना, तो उनके संयोग से जो बनता है उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए 2 व्यंजन च और च और आधा च और च, तो उससे हमने बनाया बच्चा, कच्चा, ज और ज, तो इससे ज आधा ज और ज दोनों समान है ना व्यंजन। इधर भी देखा आपने, दोनों एक जैसे हैं व्यंजन, तो उससे बना सज्जा और सज्जन। म और म, तो इससे म आधा आधा, चम्मच, निकम्मा, फिर ल और ल, ल और ल, तो बिल्ली, गल्ला, पल्ला। अपन अतिरिक्त वर्ण, अब हिंदी वर्णमाला में हमने ये 2 वर्ण तो देखे, स्वर और व्यंजन, उसके बारे में पढ़ा। अब उसके अतिरिक्त जो कुछ वर्ण है उसके
बारे में। हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों के क्रमशः अंग और अ और ड वर्णों का विकास हुआ है, उन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि पहाड़, गाड़ी, पढ़ाई, बूढ़ा, तो इसमें अड़ बोला था। तो ये उसके उदाहरण है अतिरिक्त वर्ण। आयोग वह वाह, हिंदी में और अह, तो ये इसमें क्या है, अनुस्वार है। इसमें अनुनासिक है जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। इसमें अह माने विसर्ग, 3 वर्ण है जिन्हें आयोग वह कहते हैं। ये इस प्रकार है। अनुस्वार जिसमें अम की मात्रा वाली बिंदी लगती है, इसके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। जब हम इसको बोलते हैं तो नाक से भी बोला जाता है, जैसे कंगन, चंचल, जंगल, गंगा, पंखा, शंख। फिर अनुनासिक शब्द, इसके उच्चारण में वायु नाक व मुंह दोनों से निकलती है। यहाँ पर नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार में सिर्फ नाक से निकलती है वायु, और उसे अनुस्वार वो अनुस्वार होती है। और अनुनासिक में मुंह वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस, ऊंट, पांच, चांद, सांप। तो इसमें नाक और मुंह से दोनों से विसर्ग, तो इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः, फलतः, परिणामतः, नमः आदि। इन तीनों में से अम और अह वर्णों को स्वर समूह में शामिल कर लिया गया है, इसलिए इनको स्वर के उसमें शामिल किया गया है, अम और अह को। अब र के विभिन्न प्रयोग रहते हैं। जब र स्वर रहित होता है, जैसे रेप की मात्रा, पदेन की मात्रा बोलते हम, उसे कहते हैं। जिसमें र स्वर रहित होता है यह रेप कहलाता है। माने इसमें र नहीं लिखते, उसके बदले में उसका चिन्ह होता है, तो वो चिन्हों के द्वारा किया जाता है। यह अपने से आगे वाले वर्ण के शीर्ष पर लगता है। यह जैसे हमने पर्व लिखा, तो इसको हम पर्व प पे बोल रहे र, पर प पे नहीं आएगा, उसको हम उसके बाद जो आता है शब्द वर्ण, उसके ऊपर उसका लगाएंगे। जैसे पर्व में जैसे सी बोलते, जैसे सी जैसा बनाते हैं हम ऊपर, तो पर्व ऐसा। तो इस तरीके से हम उसे रेप की मात्रा कहेंगे। र धन च, तो चर, चर, तो कहाँ पे लगा, र किस पे लगा, पीछे वाले च पर, है ना। जैसे च धन र धन च, तो चर्च। रम, तो कर्म, कर्म पर लगता है ये, मतलब जो उसके बाद आगे वाले वर्ण के बाद जो पीछे वाला वर्ण होता है, उसके ऊपर ये र की मतलब रेप जो मात्रा, ये जो चिन्ह लगता है उसे रेप कहलाता है। जब र व्यंजन से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो यह उसके नीचे लगता है, जैसे कि क और धन र, तो वह व्यंजन के पहले लगता है, जैसे पीछे वाले व्यंजन में नहीं लगेगा, उसको आगे वाले व्यंजन में लगेगा। जैसे क्र धन र, तो क्रम हम बोलेंगे। क्रेता लिखा है यहाँ पर। प धन र, तो प्रेम। ग धन र, तो ग्रह। व धन र, तो व्रत हुआ। तो इसी प्रकार हम ट और ड के साथ भी र का प्रयोग पदेन के रूप में होता है। जैसे हम आपको बोलते हैं कभी समझाने के लिए, मतलब एक सिंबॉलिक भाषा में उल्टा भी, तो ये कुछ शब्द पे ही लगता है, जैसे ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, ड्रामा, ड्रम, इन पे ये लगा हुआ है। तो यह भी जो वर्ण है उसके अक्षर पे, पहले अक्षर पे ही लगता है, बाद वाले पे नहीं। स के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अगर स शक्कर के साथ र का उपयोग करेंगे तो उसके ऊपर स और र
उसमें क्या होता है, स्र हो जाता है। और इसमें अगर रेप लगता है, जैसे सर्त, स धन त के ऊपर रेप लगेगी। स और त के साथ र का संयोग इस प्रकार होता है, जैसे स धन र स्त्र और स्त्रोत सत्रह, त धन र त्र पत्र और सत्र। इसी प्रकार वर्ण विच्छेद, अब वर्णों को विच्छेद करना, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, माने वर्णों के मेल से माने बहुत सारे शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद है। यहाँ पर आपको भारतीय का दिया है, भ धन आ धन र धन अ धन त धन ई धन य धन अ। तो यह क्या हुआ, वर्ण भारतीय का शब्द का विच्छेद करा है, वर्णों को अलग अलग करके लिखा है, उसे वर्ण विच्छेद है। उसी प्रकार सूरजमुखी है, स धन उ धन र धन अ धन ज धन अ धन म धन उ धन ख धन ई। अब ये हम कैसे समझेंगे कि यहाँ ऐसा उ क्यों आया, क्योंकि इससे बड़ा उ की मात्रा है, इसलिए हमको यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर नहीं है कोई मात्रा तो सिर्फ और धन में लगा देंगे, ज में भी ऐसा ही करेंगे। फिर म में छोटे उ की मात्रा है तो देखो आप इसमें छोटा उ लगा है। ख खरगोश में बड़े की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ा ही लिखा है। इसमें उसका चिन्ह नहीं लगाना है, इसमें इसका वर्ण लगाना है। तो यह भाषा के बाद हमने वर्ण पढ़ा, व्याकरण का वर्ण विचार एक विभाग पढ़ लिया, जो इस प्रकार है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। दूसरा है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे कि स्वर और व्यंजनों का समूह रहता है, उसमें स्वर के कितने भेद होते हैं, 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और तीसरा है, स्वरों के लिए निर्धारित विशेष चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। कुछ उसके चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे अभी आपको बताया मैंने कि छोटे ई के लिए कैसा रहता है, छोटा बड़ा ई के लिए ऐसी मात्रा रहती है। इसी प्रकार छोटा बड़ा उ के लिए ऐसा रहता है, छोटा उ के लिए ऐसा रहता है। ये उसके चिन्ह है मात्राओं के। व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख से अलग अलग स्थानों पर होकर रुक कर बाहर निकलती है। व्यंजन में आपने देखा प्लुस व्यंजन कौन कौन से थे, अभी हमने पढ़े थे ना, उसमें अलग अलग उसमें होता है, जैसे कि संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, और हमने वो पढ़ा उसमें क्या अलग अलग जगह से हमारी मुख से आवाजें निकलती है और बाहर आती है, मतलब दो स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे कि यहाँ पर क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, तो बताओ ये क्या शब्द बना, कमल। तो ठीक है बच्चों, आपको पीडीएफ के द्वारा इस लेसन के प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, सही गलत और ये जो भी दिया गया है उसमें वो आपको पीडीएफ के द्वारा पढ़ना है और उसको लर्न करना है। कुछ गृह कार्य में शब्द दिए गए हैं, उसे भी आपको पढ़ना है। ठीक, ओके, थैंक यू।